मैं छत की तरफ जाकर दीवार की तरफ मुंह करके गिनने लगी। 2, 3, मैं आ रही हूँ। ऐसा लगा कोई हड़बड़ाकर दौड़ कर गया। समझ में आ गया, सावित्री को अब भी छुपने के लिए सही जगह नहीं मिली है। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इस बार उसे हारना ही पड़ेगा। दबे पांव से कमरे के अंदर गई। कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। आज आपके लिए प्रस्तुत है वैशाली दासगुप्ता नंदी की लिखी हुई रचना का हिंदी रूपांतर घुटन। सूत्रधार में मैं किशोर, कहानी पाठ में रामेश्वरी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे बचपन का कुछ समय बीता है नदिया के एक सुदूर गांव में। वहां मेरे पिता थे सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर। जब मेरी उम्र 7 साल थी तभी माँ, पिताजी और भैया के साथ हम इस गांव में चले आए थे। पहले रहती थी शहर में, वहीं के स्कूल में पढ़ती थी। शहर से अचानक इस गांव में आकर रहना हम दोनों के लिए आसान नहीं था, ना मेरे ना भैया के लिए। अब समझ में आता है इसमें पिताजी का कोई दोष नहीं था, लेकिन उस वक्त बहुत गुस्सा आया था पिताजी पर। जो भी हो, गांव के परिवेश के साथ खुद को ढाल लेने में मुझे और भैया को काफी समय लगा था। हर समय याद आती थी शहर की चकाचौंध और अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए अपने दोस्तों की बातें। यहाँ के स्कूल में भर्ती होने पर भी शिक्षक से सहपाठी कोई भी पसंद नहीं था। इसी समय मेरी मुलाकात हुई सावित्री से। उसके पिता दूसरे के खेत में किसान थे। अत्यंत दरिद्र परिवार, ये उसे देखने से ही समझ में आता था। लेकिन उसके स्वभाव में कोई घमंड नहीं था। बहुत जल्दी अपना बना लेती थी सभी को। मैं तब क्लास 3 में थी और भैया 8th में। सावित्री मेरी क्लास में थी। होने की बात नहीं थी, लेकिन कैसे क्या पता उससे मेरी दोस्ती हो गई। मेरे साथ छुट्टी के बाद अक्सर मेरे घर आ जाती थी। मेरी माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी। ना प्रकार के व्यंजन बनाकर खिलाती थी। घर पर स्पेशल कुछ बने तो उसके लिए अलग से रख दिया जाता था। इसी तरह दिन कट रहे थे। इसी तरह मैं और सावित्री जब क्लास 7th में पहुंचे, पिताजी का फिर से ट्रांसफर हो सकता है, ऐसी बातें सुनने में आई। हो सकता है फिर से शहर चले जाएं हम लोग। मैं और भैया खुश हो गए, लेकिन सावित्री के लिए मन बहुत उदास हो गया। उसने तो सुनते ही रोना शुरू कर दिया। भैया तब क्लास 12th, उच्चतर माध्यमिक के बाद वैसे भी उन्हें शहर जाना ही पड़ता कॉलेज में एडमिशन के लिए। पिताजी ट्रांसफर लेकर उस तरफ जाएं तो वो घर से ही आना जाना कर सकेगा, हॉस्टल में नहीं रहना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों की यहाँ से जाने की तैयारी शुरू हो गई। मेरा और सावित्री का सबसे प्रिय खेल था लुका छुपी। हम में से एक छुपता था और दूसरा उसे ढूंढता था। ढूंढ लेने पर जो छुपता था उसे ढूंढने वाला जो कहे करना पड़ता था, और उल्टा हो जाए तो उसे खुद के बारे में कोई कन्फेशन करना पड़ता था। जैसे कल मैं माँ को बिना बताए मेला घूमने गई थी, या फिर तेरा जो पेन नहीं मिल रहा है उसे मैंने छुपाया था। इस तरह के हल्के फुल्के कन्फेशन, बहुत सा आज के ट्रूथ एंड डेयर खेल के जैसा। लेकिन इन सब में ही उस समय कितना मजा आता था। देखते ही देखते हमारे गांव से चले जाने का समय आ गया, और मात्र 1 हफ्ता। एक दिन स्कूल से लौटने के बाद सावित्री आई थी हमारे घर पर। माँ ने हम दोनों को खाना खिलाया। भैया का खाना परोसकर ढक के थोड़ा आराम करने गई। भैया लौटेंगे घंटे भर बाद। स्कूल से सीधा जाएंगे एक सर के पास ट्यूशन पढ़ने। मैं और सावित्री ऊपर चले गए, पहले माले पर। इस पहले माले के बारे में कुछ बताना जरूरी है। भले हम पूरे मकान में ही रहते थे, लेकिन
पहला इस्तेमाल में नहीं था, क्योंकि पहले माले के एक हिस्से में एक बड़ा सा कमरा था और बाकी था छत। पूरे कमरे में पुराने बेकार गद्दे, टूटा फूटा सामान, लोहे के बड़े बड़े ट्रंक, लकड़ी के बक्से इत्यादि। ये सब किनका सामान है ये हम नहीं जानते थे। हो सकता है जो पहले यहाँ रहते थे उनका हो, काम का नहीं है इसलिए छोड़ गए हों। मैं और सावित्री यहीं पर लुका छुपी खेलते थे। बड़े बड़े बक्से और ट्रंक के पीछे छुपने में आसानी होती थी। लगातार कई बार मैं चोर बनी, मुझे ही छुपना पड़ता था और हर बार सावित्री मुझे आसानी से ढूंढ लेती थी। उसके बाद 10-20 गिनने के बाद ये तय हुआ कि मैं 1 से 100 तक गिनूंगी और सावित्री छुपेगी। मैं छत की तरफ जाकर दीवार की तरफ मुंह करके गिनने लगी। 2, 3, मैं आ रही हूँ। ऐसा लगा कोई हड़बड़ाकर दौड़ कर गया। समझ में आ गया सावित्री को अब भी छुपने के लिए सही जगह नहीं मिली है। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इस बार उसे हारना ही पड़ेगा। दबे पांव से कमरे के अंदर गई। साधारणतः जिन सब जगहों पे हम छुपते थे हर जगह अच्छे से ढूंढ लिया। ताज्जुब है, सावित्री जैसे वैनिश हो गई। एक बार को सोचा कहीं वो नीचे जाकर तो नहीं छुपी, लेकिन वो तो खेल के नियम के बाहर है। मैं यहाँ कहीं से मैं यहाँ बहुत धीमी सी आवाज बहती हुई आ रही थी। मुझे निकाल। शांत दोपहरी में शायद कहीं कोई पक्षी अपने साथी को बुला रहा है। बाहर छत की तरफ देखा, धूप की आभा मन को व्याकुल कर रही थी। अचानक मन उदास हो गया। सावित्री मुझे बिना बताए वो जो चली गई फिर कभी नहीं मिली। वो जो 1 हफ्ता हम वहां पर थे, सिर्फ पूरे गांव में उसकी खोजबीन और उसके माँ पिताजी का असहाय रोना। मैं इस तरह बीच बीच में ऊपर वाले कमरे में चली जाती थी, इसीलिए माँ ने उस कमरे में ताला लगा दिया। वो जो दौड़ने की आवाज थी वही मेरे लिए सावित्री की आखिरी याद थी। लेकिन निर्जन दोपहरी में या नींद नहीं आने वाली रातों में अक्सर सुनती थी सावित्री मुझे दबी आवाज में बुला रही है। मुझे हमसे निकाल मुझे। चिल्लाकर बेहोश हो गई कई बार। पिताजी कहते ये मामला साइकोलॉजिकल है, यहाँ से दूर जाने से ही सब ठीक हो जाएगा। माँ रोती थी मेरे लिए, सावित्री के लिए। भैया गंभीर भाव से घर से निकल जाते। उनके गले की सोने की चैन भी गुम हो गई थी उसी दिन। हम लोग इस घटना के बाद जो 1 सप्ताह वहां पर थे उसमें सिर्फ मैं ही उसकी आवाज सुन पाती थी ऐसा नहीं था। माँ भी एक रात नींद से उठकर उसे खड़ी हालत में देखा था दरवाजे के पास। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? लड़की की हालत देखी है तुमने? पिताजी ने बहुत डांटा था माँ को। कहा मेरा साहस बढ़ाएंगी, उल्टे खुद भी ये सब गलत सलत कहने लगी थी। लेकिन माँ का चेहरा देखकर समझ गई थी माँ ने गलत नहीं देखा था। इसके बाद हम चले गए शहर। भैया का एडमिशन हो गया एक बड़े कॉलेज में और मेरा एक अच्छे स्कूल में। पिताजी की बात ही शायद ठीक थी। शहर में आने के बाद से सावित्री के गले की आवाज सुनना धीरे धीरे बंद हो गया। लेकिन अब एक नई चीज शुरू हो गई थी भैया के साथ। नींद में बीच बीच में दम घुटने लगता था उनका। डॉक्टर के अनुसार स्लीप पैरालिसिस। डॉक्टर जो भी बोले, इतनी तकलीफ आंखों से देखी नहीं जाती थी। पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता था भैया का।
गले से दम घुटने की आवाज निकलती थी, जैसे सांप के मुंह में मेंढक फंस गया हो। दोनों आंखें बंद, हाथ पैर तने हुए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के साथ लड़ाई कर रहा हो। 10-1 मिनट तक ऐसे ही हालत, उसके बाद खुद ही ठीक हो जाते थे। डॉक्टर ने कहा था ऐसा हो तो उसे जगा दे। लेकिन अद्भुत बात यह थी, जब तक वो खुद से नहीं जागता था तब तक किसी तरह से उसे जगाया नहीं जा पाता था। कुछ देर बाद नींद में पसीने से भीगकर जाग उठते थे भैया। माँ पास के मंदिर से ताबीज लाकर एक नए सोने की चेन बनाकर उन्हें पहनाया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। देखते देखते बहुत साल बीत गए। भैया पोस्ट डॉक्टरेट करने चले गए इटली। मेरा एडमिशन हुआ नदिया के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में। मेरे कॉलेज से मेरा वो बचपन का गांव सिर्फ 22 किलोमीटर दूर था। तय किया एक दिन जाऊंगी। सावित्री के माँ पिताजी से मिलने का बहुत मन कर रहा था। एक दिन चली भी गई, किसी को बिना कुछ बताए। उस दिन तेज बारिश, पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। बीच बीच में ही रुक रुक कर तेज बारिश हो रही थी। सावित्री के घर की हालत और भी खराब हो गई थी। उसकी माँ ने तो मुझे पहचाना ही नहीं। काका यानी कि सावित्री के पिता ने मुझे एक बार में ही पहचान लिया और व्यस्त होने लगे। कहाँ बिठाएंगे, क्या खिलाएंगे, ये सब चिंता करने लगे। मैंने भी उनसे कहा इन सब के लिए चिंता ना करें, फर्श पर ही बैठ गई। काका से ही सुना सावित्री की माँ उसके गुम हो जाने के बाद से ही मानसिक रूप से बीमार रहने लगी है। काका के अलावा किसी को पहचान ही नहीं पाती। बीच बीच में दोपहर को खाना परोसकर बैठी रहती है। सावित्री स्कूल से आकर खाएगी, इसीलिए मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाई, तकलीफ हो रही थी। काका से विदा लेकर निकल आई। लौटते समय एक बार गई अपने पुराने घर के सामने। तब लगभग शाम हो गई थी। पूरा घर लग रहा था खाली है, किसी तरह की रोशनी नहीं थी। ऊपर देखा, वही पहले माले की बंद खिड़की। एक खिड़की का कांच कोने की तरफ टूटा हुआ। हल्की बारिश में ऐसा लगा जैसे कोई खड़ा है। दिल एक बार जोर से धड़क गया मेरा। अंधेरे में जैसे कोई हाथ उठाकर बुला रहा है मुझे। वशीभूत होकर घर के अंदर चली गई। दरवाज़ा खुला हुआ था। सीधे चली गई पहले माले पर। माँ ने जिस दरवाजे पर ताला लगाया था वो भी खुला हुआ था। क्या पता हमारे बाद कितने लोग रहकर गए थे। दरवाजे पर हाथ रखते ही खुल गया दरवाज़ा। कमरे की टूटी खिड़की से बाहर की रोशनी अंदर आ रही थी। उसी हल्की रोशनी में देखा, कमरे के बीच में खड़ी थी सावित्री। स्कूल ड्रेस पहने हुई क्लास 7 की सावित्री मेरे आगे बढ़ते ही उसने हाथ उठाकर मुझे रुकने का इशारा किया। उसके बाद उंगली उठाकर इशारा किया घर के एक कोने पर। मैंने उंगली के इशारे की तरफ देखा। वहां पर एक के ऊपर एक ऊंचा करके गद्दे रखे हुए थे। पॉकेट से मोबाइल निकालकर टॉर्च जलाया। उसके बाद एक के ऊपर एक रखे सभी गद्दों को एक एक करके हटाने लगी। धूल से मेरा पूरा शरीर भर गया। खांसते हुए भी हाथ नहीं रुके। सबसे नीचे एक बड़ा सा लोहे का ट्रंक था। मुझे क्यों पता नहीं शक होने लगा और तभी धीमे से आने लगी दम घुटने की आवाज। आवाज आ रही थी पीछे खड़ी सावित्री के गले से। मेरी सोचने समझने की शक्ति चली गई थी। बहुत साल से दबी हुई सांसों की आवाज सावित्री के गले से बाहर आ रही थी। एक झटके से खोल दिया मैंने ट्रंक का ढक्कन और ढक्कन हटाते ही देखा एक कंकाल। एक पल में समझ आ गई घटना। छुपने के लिए सावित्री घुसी थी इसी ट्रंक में। किसी तरह वो लॉक हो गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ट्रंक के ऊपर इतने सारे गद्दे किसने चढ़ाए? ये सब अगर नहीं होते
तो शायद उसी वक्त ट्रंक को खोलकर देख लेते। और एक बार टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा, कंकाल के हाथ में चमक रही थी एक धातु। नीचे झुककर उसे उठा लिया, एक सोने की चेन। और इस चेन को मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। क्यों पता नहीं, मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा। सावित्री एकदम मेरे पास खड़ी है, उसका काला पड़ चुका चेहरा, करुणा से भरी आंखें, सब कुछ मेरे एकदम पास था। मैंने हाथ बढ़ाया उसे गले लगाने के लिए, लेकिन एक आर्तनाद, दबी हुई रोने की आवाज, एक गर्म हवा पूरे कमरे में फैलाकर टूटी खिड़की से निकल गई और मैं भागती हुई गई सावित्री के माँ पिताजी के पास। सावित्री की शेष क्रिया के बाद मैं लौटी अपने हॉस्टल, लेकिन अब भी एक आखिरी काम बाकी था। उसके लिए मुझे जिसकी ज़रूरत थी वो तो अब विदेश में है। मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा उसके लौटने का। अब सब कुछ साफ हो चुका था। उस दिन किसी कारण से भैया ट्यूशन से जल्दी लौट आए थे। ऊपर के कमरे में सावित्री को अकेला पाकर किसी तरह गलत फायदा उठाना चाहा था। सावित्री के विरोध के कारण और ट्रंक के अंदर छुप जाने के कारण ऊपर गद्दे का पहाड़ चढ़ाकर नीचे उतर आए। उसी समय किसी तरह भैया का चेन रह जाता है सावित्री के हाथ में। मैं तो छत में 1-2 गिन रही थी। मेरी आवाज सुनकर भैया भाग गए। उन्हीं पैरों की आवाज सुनी थी मैंने, और दम घुटने वाली सावित्री की आवाज को मैंने सोचा था किसी पक्षी की आवाज। अनजाने में ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए। इसकी सजा भैया को भुगतनी पड़ेगी। भले ही इतने सालों तक जो तकलीफ सावित्री को हुई थी, भैया ने भी झेली थी वो तकलीफ। पता नहीं सच में वो कोई रोग था या पाप का प्रायश्चित था भैया का। स्लीप पैरालिसिस, किसे पता। दूसरे दिन सुबह पिताजी का फोन आया। पिछली रात को इटली में भैया की डेड बॉडी मिली है। उसके फ्लैट में जांच होगी, पोस्टमार्टम होगा। लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस का कहना है नींद में दम घुटने के कारण मौत। घर लौट रही हूँ। इस वक्त माँ के पास रहना ज़रूरी है। ट्रेन से लौटते समय ब्रिज से हाथ बढ़ाकर फेंक दिया भैया का सोने का चेन। आप सुन रहे थे कहानी विद किशोर की प्रस्तुति वैशाली दास गुप्ता नंदी की लिखी हुई रचना का हिंदी रूपांतर घुटन। कहानी पाठ में रामेश्वरी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नई नई कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और हमें नई और रोचक कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।